एक तो ऑलरेडी सेंटर में है, ठीक है। फिर आपने देखा कि एक सेंटर में है और एक डेविएटेड है, वो नेजली शिफ्टेड है या टेम्पोरली शिफ्टेड है, ठीक है। आपने ये देखा तो आप अकॉर्डिंग टू डेविएशन प्रिज्म उठाएंगे। अगर वो नेजली डिस्प्लेस्ड है तो उसका मतलब है आपका स्क्विंट कौन सा है, एक्सो। अगर वो नेजली डिस्प्लेस्ड है तो आपका स्क्विंट एक्सोट्रोपिया है, और अगर वो टेम्पोरली डिस्प्लेस्ड है तो आपका स्क्विंट ईजोट्रोपिया। तो आप अकॉर्डिंग टू डेविएशन प्रिज्म रखेंगे। अगर एक्सो है तो बेस इन रखेंगे, और अगर ईजो है तो बेस आउट रखेंगे, और डिग्री के हिसाब से रखेंगे। जैसे आपने 15 डिग्री रिकॉर्ड किया कि 15 डिग्री है तो 30 प्रिज्म, लेकिन आप 30 से शुरू नहीं करेंगे, आप 20 से शुरू करेंगे। आप प्रिज्म रखेंगे, देखिए रिफ्लेक्स अपनी जगह से हट के सेंटर की तरफ आ रहा है। फिर इसी तरह स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे अनटिल अनलेस दोनों रिफ्लेक्स एग्जैक्टली सेंटर में नहीं आ जाते। ये क्रिम्सकी है, ठीक है। इसमें पेशेंट की कोऑपरेशन होनी चाहिए, लेकिन बहुत मिनिमम, मतलब पेशेंट सिर्फ एक दफ़ा सामने, और इसमें आपको क्विक काम करना होता है क्योंकि पेशेंट एक दफ़ा सामने देखे तो आप कर सकते हैं। ये करते हैं यूजुअली इन्फेंट्स में या उन लोगों में जिनमें विजन बहुत कम है, पुअर फिक्सेशन है, इसेंट्रिक फिक्सेशन है, आंख सेंटर में नहीं आ रही, कोई मूवमेंट नहीं है, उनमें क्रिम्सकी करते हैं। बच्चों में क्रिम्सकी करते हैं, और मेंटली चैलेंज्ड लोगों में, ठीक है, उनमें क्रिम्सकी करते हैं। पीसीटी में तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है। पीसीटी में आप टारगेट देते हैं पहले नियर में, फिर प्रिज्म रखते हैं, फिर ऑल्टरनेट कवर करके जो मूवमेंट आ रही है ना उनको न्यूट्रल करते हैं। जैसे हमने कल किया न्यूट्रल किया, तो आप तब तक जाते हैं जब तक आपके लेवल पे रिवर्स पॉइंट ना शुरू हो। आप न्यूट्रल पॉइंट की तरफ नहीं जाएंगे, आप रिवर्स पॉइंट की तरफ जाएंगे। रिवर्स पॉइंट कौन सा है, जब मूवमेंट अपोजिट हो जाए, जैसे आंख बाहर से आ रही है और फिर आंख अंदर से आने लगे, ठीक है। तो आप उस पॉइंट तक जाएंगे। तो पीसीटी आप नियर में भी करेंगे, पीसीटी आप डिस्टेंस में भी करेंगे। अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल पीसीटी आप अप गेज में भी करेंगे और डाउन गेज में भी करेंगे। ये है कॉन्कोमिटेंट स्क्विंट में, जबकि इनकॉमिटेंट स्क्विंट की हम अलग से क्लास लेंगे, उसका तरीका चेंज है, ठीक है। और क्रिम्सकी आपने सिर्फ एक ही पोजीशन में करना है, वो है नियर, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप क्रिम्सकी को पकड़ें और पीसीटी को छोड़ दें। पीसीटी होनी है हर बच्चे की, 3 साल से बड़े बच्चे की, या हमारे 4 साल के बच्चे हम कह सकते हैं कि वो कोऑपरेट नहीं करते, टारगेट को नहीं देखते, क्योंकि उसके लिए टारगेट पे फोकस करना ज़रूरी है। अगर पेशेंट इधर उधर देख रहे हैं, यूँ देख रहे हैं, तो आप कभी भी पीसीटी सही तरह से नहीं कर सकते, ठीक है। क्लियर हो गया पीसीटी और क्रिम्सकी का फ़र्क, या आप पीआरटी पूछना चाह रहे हैं, प्रिज्म रिफ्लेक्स टेस्ट या प्रिज्म रिफ्लेक्शन टेस्ट। उसमें भी क्रिम्सकी वो और क्रिम्सकी सेम है, बस एक में डेविएटेड आई पे रखते हैं और एक में नॉर्मल आई में रखते हैं। लेकिन क्रिम्सकी में भी आप नॉर्मल आई में भी रख सकते हो, ये कोई रूल नहीं है कि आप ना रखें। हाँ, अगर विजन बहुत कम है तो फिर आपने डेविएटेड आई में ही रखना है, नॉर्मल आई में नहीं रखना। लेकिन अगर आपके पास पेशेंट इन्फेंटाइल ईजोट्रोपिया के साथ है, ऑल्टरनेट डेविएशन है, तो आप किसी भी आँख में रख सकते हैं। बल्कि अल्टरनेट डेविएशन ना भी हो, यूनिलेटरल डेविएशन हो, राइट या लेफ्ट में हो, ठीक है, और उसकी विजन अच्छी हो, तो आप तब भी किसी भी आंख में रख सकते हैं। पीआरटी भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है क्रिम्सकी करें। तो ये बेसिकली दोनों सेम टेस्ट है, बस इनको अलग अलग कर दिया है नाम देके, ठीक है। हम ईजो डेविएशन को कंटिन्यू करेंगे। इन्फेंटाइल हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे अकोमोडेटिव ईजोट्रोपिया। आज पढ़ेंगे अकोमोडेटिव, जी। एक्स्ट्राओकुलर मूवमेंट असेसमेंट में ना, वो तो हम पिछले सेमेस्टर में डिटेल में पढ़ चुके हैं। आपको उसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ लें। कोई एक्स्ट्राओकुलर मूवमेंट हम कर नहीं चुके थे। हमने असेसमेंट में फिर एक्स्ट्राओकुलर मूवमेंट, जैसे कि स्क्विंट असेसमेंट का एक बेसिक एलिमेंट है कि आप एक्स्ट्राओकुलर मसल्स चेक करें, मूवमेंट चेक करें। बल्कि बहुत सारे लोग स्क्विंट की असेसमेंट स्टार्ट ही करते हैं एक्स्ट्राओकुलर मसल से। ये मैंने आपको उस तरीके से बताए हैं जो मेरे रिफ्लेक्सेस हैं, जिसमें आप डिपेंडेंट नहीं होंगे, आपकी एक्सपर्टीज़ डेवलप होंगी। अगर आप उन तरीक़ों से करोगे तो कभी भी पीसीटी या सीटी आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। आपको कवर टेस्ट करना नहीं आएगा, फिर आप एक ही काम करते रहोगे। रिफ्लेक्स देखा, हर्शबर्ग देखा, क्रिम्सकी किया, एक्स्ट्राओकुलर मूवमेंट देके और मरीज़ को फारिग कर दिया।
तो आपको PCT और CT कभी भी नहीं आएगा। तो हम उस सीक्वेंस में चले हैं कि पहले हम कवर टेस्ट करें, फिर अर्शवर्क करें, फिर PCT करें, फिर एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट करें। ठीक है, आप देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। अगर फिर भी किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है तो मुझसे आके पूछ लीजिएगा। ठीक है, अकोमोडेटिव ईज़ोट्रोपिया। अकोमोडेटिव ईज़ोट्रोपिया जो कि ईज़ोट्रोपिया की बहुत ज़्यादा कॉमन टाइप है और हमें OPD में मेजॉरिटी ऑफ केसेस मिलते हैं अकोमोडेटिव ईज़ोट्रोपिया के। ठीक है, अकोमोडेटिव ईज़ोट्रोपिया जिस तरह नाम से पता चल रहा है, अकोमोडेटिव मतलब अकोमोडेशन का रोल है इसमें। अकोमोडेट करके जो आंख टेढ़ी होती है उसको कहते हैं अकोमोडेटिव ईज़ोट्रोपिया। और ये इन्फेंटाइल ईज़ोट्रोपिया की DDs में से भी एक मेजर DD है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस। ठीक है, अकोमोडेटिव ईज़ोट्रोपिया की फिर फर्दर 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 है कंप्लीट अकोमोडेटिव ईज़ोट्रोपिया। नंबर 2 है पार्शियल अकोमोडेटिव ईज़ोट्रोपिया। नंबर 3 है नॉन रिफ्रैक्टिव अकोमोडेटिव ईज़ोट्रोपिया। या हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि हम अकोमोडेटिव ईज़ोट्रोपिया को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक रिफ्रैक्टिव अकोमोडेटिव ईज़ोट्रोपिया, एक नॉन रिफ्रैक्टिव अकोमोडेटिव ईज़ोट्रोपिया। रिफ्रैक्टिव में फिर वो 2 टाइप्स आ जाती हैं, कंप्लीट और पार्शियल, और नॉन रिफ्रैक्टिव अकोमोडेटिव ईज़ोट्रोपिया। हम इस तरह भी इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। जी, ये बेसिकली इसका ताल्लुक ही फैकल्टेटिव और लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया से है, क्योंकि पेशेंट अपने रिफ्रैक्टिव एरर को ओवरकम करने के लिए आंख बहुत ज़्यादा अकोमोडेट करती है। ठीक है, जब आंख बहुत ज़्यादा अकोमोडेट करती है तो अकोमोडेशन के साथ साथ हमने क्या डिस्कस किया था, कौन सा प्रोसीजर काम कर रहा होता है, कन्वर्जेंस, मतलब अकोमोडेटिव कन्वर्जेंस। ठीक है, तो ACA रेशो हम पढ़ चुके हैं। ACA रेशो क्या है, अमाउंट ऑफ अकोमोडेटिव कन्वर्जेंस इन पर डायोप्टर ऑफ अकोमोडेशन। तो जितनी अकोमोडेशन होगी उतनी अकोमोडेटिव कन्वर्जेंस होगी। जब अकोमोडेटिव कन्वर्जेंस ज़्यादा होगी तो अल्टीमेटली आंख इनवर्ट डेविएट हो जाएगी। इसका रीज़न है फैकल्टेटिव हाइपरमेट्रोपिया रिफ्रैक्टिव में, या फिर हाई ACA रेशो नॉन रिफ्रैक्टिव में। इसीलिए हम जब रिफ्रैक्टिव एरर पढ़ रहे थे तो हमने बार बार इस बात को डिस्कस किया कि हमें हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करना चाहिए, हम बिल्कुल उसको अनकरेक्टेड नहीं छोड़ेंगे।
अगर वो फैकल्टेटिव है और विजन 6/6 है और उसका एरर 5 से 6 आ रहा है, तब भी हम उसको पूरा अनकरेक्टेड नहीं छोड़ेंगे, बल्कि उसको 1.5 से 2 से 2.5 नंबर देंगे, ताकि उसकी अकोमोडेशन रिजर्व रहे। उसके 2 रीज़न है, एक वो स्क्विंट ना डेवलप कर ले, नंबर 2 उसको स्पाज्म ना हो, फटीग और स्पाज्म ना हो। हम अकोमोडेशन फैकल्टेटिव हाइपरमेट्रोपिया को ज़रूर करेक्ट करेंगे, चाहे आपका पेशेंट 6/6 ही क्यों ना हो, ठीक है। अगर आपके पास बच्चा आता है 6 साल का, 7 साल का, उसका रिफ्रैक्टिव एरर आ रहा है +5 +6 और उसकी विजन 6/6 है, जैसे ही आपने +1.5 लगाया तो वो 6 से 6/18 हो गया। अब आप पेशेंट को नंबर कैसे देंगे, क्योंकि आप बच्चे की विजन और रिवर्स हो रही है, वो नॉर्मल था। और पेरेंट्स भी यही सवाल करेंगे, सबसे बड़ी बात बच्चा चश्मा लगाएगा ही नहीं, क्योंकि आप उसको अनकरेक्टेड छोड़ देंगे, आप उसको अनकरेक्टेड नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो स्क्विंट ना हो और तो फोरिक हो, तब भी आप 1.5 2 या फिर 2.5 जितना वो टॉलरेट कर सकता है हम उसको देंगे। और हम काउंसलिंग करेंगे, अच्छी काउंसलिंग करेंगे कि अभी नज़र नहीं आ रहा चश्मे के साथ, लेकिन अगर ये चश्मा लगा के रखेगा तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी विजन बेहतर हो जाएगी। जैसे ही आंखें अडॉप्ट कर लेंगी चश्मे को, तो फिर चश्मे में से अच्छा नज़र आने लगेगा, क्योंकि वो अपनी अकोमोडेशन यूज़ कर रहा है। तो डेफिनेटली अगर वो 6-7 की अकोमोडेशन यूज़ कर रहा है, अगर आप उसको +1.5 भी लगा रहे हो तो वो 6 तो नहीं हो गया, वो 7.5 हो गया। 7.5 से सारी चीज़ें ब्लर हो जाएंगी। तो आप इसी तरह ग्रेजुअली बढ़ाते हैं, इसलिए बढ़ाते हैं, एक तो स्क्विंट ना डेवलप कर ले बच्चा, और दूसरा स्पाज्म ना हो उसको। कभी कभी अकोमोडेटिव स्पाज्म में भी पेशेंट स्क्विंट डेवलप कर लेता है। ये रिफ्रैक्टिव की बात कर रहे हैं, हम नॉन रिफ्रैक्टिव की बात नहीं कर रहे, ठीक है। रिफ्रैक्टिव अकोमोडेटिव ईज़ोट्रोपिया की बात कर रहे हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट आपके पास प्रेजेंट ही स्क्विंट के साथ होता है, पेशेंट आपके पास आता है डेविएशन के साथ, या फिर पेशेंट ऐसा भी आता है कि पेरेंट्स कंप्लेन कर रहे होते हैं कि आंख वैसे सीधी रहती है, लेकिन जैसे ही किसी चीज़ को फोकस करके देखता है, गौर से देखता है, तो आंख एकदम से टेढ़ी हो जाती है, अंदर चली जाती है, ठीक है। तो आप फिर आपके जहन में फ़ौरन एक बात, जिससे मैंने बताया था आपको कि हिस्ट्री से आपको बहुत सारे हिंट्स मिलते हैं, बल्कि कभी कभार आधी डायग्नोसिस आपको हिस्ट्री से मिलती है, तो हिस्ट्री लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पेरेंट्स यही कंप्लेन कर रहे होते हैं अकोमोडेटिव के साथ अक्सर, कि देखते देखते किसी चीज़ को फोकस को करते करते आँख एकदम से डेविएट कर जाती है, अंदर हो जाती है। तो यहाँ भी आपके जहन में आ सकता है कि अकोमोडेटिव एलिमेंट होगा इसमें, या तो पेशेंट आपके पास प्रेजेंट ही हुआ है स्क्विंट के साथ, उसकी एक आंख डेविएटेड है। अब ईज़ोट्रोपिया अगर आपके पास केसेस आ गया, तो आपके जहन में ईज़ोट्रोपिया की सारी डीडीज होंगी, ठीक है। आप उसको जब देखने लगते हैं तो आपके जहन में सारी डीडीज होनी चाहिए। आप उस वक्त जब तक अपनी असेसमेंट कंप्लीट नहीं कर लेते विद रिफ्रैक्शन विद फंडोस्कोपी, आप कुछ भी कमेंट नहीं करेंगे कि ये टाइप का स्क्विंट है। वो इन्फेंटाइल भी हो सकता है, वो एक्वायर्ड भी हो सकता है, वो अकोमोडेटिव भी हो सकता है, वो कोई सिंड्रोम भी हो सकता है। वो सिंड्रोम है, वो इनकॉम्पिटेंट स्क्विंट है, ये तो आपको मूवमेंट में क्लियर हो जाएगा कि वो कोई इनकॉम्पिटेंट स्क्विंट नहीं है, बल्कि कॉन्कॉम्पिटेंट स्क्विंट है, ठीक है। लेकिन फर्दर फिर आप रिफ्रैक्शन, फंडोस्कोपी, उसके बाद डायग्नोज करते हो कि आपके पेशेंट को इस टाइप का स्क्विंट है। तो इसीलिए कहते हैं, हम कहते हैं, स्टडीज़ कहती है कि मोर देन 2.5 to 3 डायोप्टर हाइपरमेट्रोपिया शुड बी करेक्टेड। अगर आपका पेशेंट स्क्विंट के साथ है और ईज़ोट्रोपिया के साथ है, बच्चा छोटा है और उसको रिफ्रैक्टिव एरर मोर देन 2.5 है, चाहे उसकी विजन अच्छी हो, फिर भी आप प्रिस्क्राइब करते हैं। और वो बात जो मैं कर रही थी कि आप 1.5 देंगे, 2.5 देंगे, वो होता है नॉर्मल बच्चों के लिए जिनको स्क्विंट नहीं है। लेकिन अगर वही 6 साल का बच्चा आपके पास आया है और स्क्विंट के साथ आया, तो आप उसकी फुल करेक्शन करेंगे, आप उसकी फुल करेक्शन करेंगे विथ काउंसलिंग। आप पेरेंट्स को ये बताएंगे कि आंख टेढ़ी इसलिए हो रही है क्योंकि ये अपनी आंख को यूज़ कर रहा है नंबर को ओवरकम करने के लिए। तो चश्मा लगा के शुरू में नज़र नहीं आएगा, चश्मा उठा के ये फेंकेगा, या तो अक्सर बच्चे ये करते हैं कि यहाँ लगा के
यूं करके देख रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने पेरेंट्स को पहले ये समझा देना है कि आपने उनको करने नहीं देना, क्योंकि इनका मसला सॉल्व ही ग्लासेस से होगा, और जब तक वो ग्लासेस प्रॉपर नहीं लगाएंगे पेशेंट आपका ठीक नहीं होगा, बच्चा आपका ठीक नहीं होगा। तो काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप अगर एक अच्छे प्रैक्टिशनर हैं तो आपको अच्छी काउंसलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप काउंसलिंग नहीं करेंगे, आपने बहुत अच्छा वर्कअप किया हुआ, पेशेंट आपसे कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, तो आपके पास पेशेंट आया ईज़ोट्रोपिया के साथ, आपके जहन में सारी डिटेल्स हैं, आपने असेसमेंट स्टार्ट की। जब आप असेसमेंट स्टार्ट करते हैं तो अकोमोडेटिव स्क्विंट में अक्सर एक चीज़ होती है कि मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ केसेस में, या मैं कहूँ 90% ऑफ केसेस में स्क्विंट आपको एक आंख में मिलता है, ऑल्टरनेट नहीं होते, यूजुअली वो एक आंख में होते हैं अकोमोडेटिव स्क्विंट। लेकिन 10% ऑफ केसेस में वो ऑल्टरनेट डेविएशन भी शो कर रहे होते हैं, ठीक है। आपने कवर टेस्ट किया, कवर टेस्ट में आपको पता चला कि राइट स्क्विंट है या लेफ्ट स्क्विंट है। आप फिर डिग्री देखेंगे, हर्शबर्ग देखेंगे कि हर्शबर्ग में स्क्विंट यूजुअली अकोमोडेटिव स्क्विंट में ये होता है, इसके मेन फीचर्स में एक तो ये यूनिलैटरल होता है मेजॉरिटी ऑफ केसेस में, दूसरा आपको वेरिएबल एंगल मिलता है। वेरिएबल एंगल का मतलब है कभी 15 हो रहा है, कभी 20 हो रहा है, और जैसे ही फोकस करते हैं तो वो यूं जाके आँख अंदर जाती है और 35-40 तक पहुँचता है। कभी कभी यूं भी होता है कि पेशेंट ऑर्थोफोरिक है, लेकिन जैसे ही आपने उसको टारगेट दिखाया आँख यूं अंदर चली गई, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको आइडिया हो जाता है कि ये अकोमोडेटिव है। अब रिफ्रैक्टिव है, ये नॉन रिफ्रैक्टिव है, इसका फैसला आप बाद में करेंगे जब उसकी रिफ्रैक्शन होगी। असेसमेंट का तरीका सेम है, आप वैसे ही असेसमेंट करेंगे जैसे आपने कॉन्कोमिटेंट्स जितने भी स्क्विंट हैं उनकी असेसमेंट का तरीका सेम है। क्लिनिकल फीचर में आपको एक आंख में स्क्विंट मिलेगा, वेरिएबल एंगल मिलेगा, ठीक है, वेरिएबल एंगल मिलेगा, और जो कि टारगेट दिखाने से, अकोमोडेटिव टारगेट दिखाने से बढ़ जाएगा। तो यहाँ भी आपको हिंट मिलता है कि ये अकोमोडेटिव है, इसमें अकोमोडेटिव एलिमेंट है, इस ईज़ोट्रोपिया में अकोमोडेटिव एलिमेंट है। लेकिन इसके लिए आपके पास अकोमोडेटिव टारगेट का होना ज़रूरी है, जो कि हर जगह अवेलेबल नहीं है। तो आप लाइट से भी कर सकते हैं, पेन से भी कर सकते हैं, बाकी टेस्ट से आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, आपने स्क्विंट असेसमेंट कर ली, आपने उसको मेजर किया प्रिज्म कवर टेस्ट के थ्रू, या फिर छोटा बच्चा है क्रिम्सकी के थ्रू। एज ऑफ ऑनसेट है अकोमोडेटिव ईज़ोट्रोपिया का 6 मंथ से लेके 2.5 साल, 2.5-3 साल। ये 6 मंथ के बाद से लेके 2.5-3 साल की एज में किसी भी वक्त स्टार्ट हो सकता है। यूजुअली ये स्टार्ट होता है 2.5-3 साल की एज में, लेकिन कभी कभी ये बिफोर 2 ईयर भी विजिबल हो जाता है। इसकी वजह ये है क्योंकि इससे पहले, इस एज से पहले देखने का बच्चे को कोई ख़ास काम होता नहीं, और उसकी विजन भी डेवलप नहीं हुई होती है 6/6 तक। तो आपको पता ही नहीं चलता कि अकोमोडेशन यूज़ कर रहा है या इसको कोई ईज़ोट्रोपिया हो रहा है या नहीं। लेकिन जैसे ही 2.5-3 साल की एज में वो चीज़ों को फोकस करने लगता है, देखने लगता है, तो फिर आँख डेविएट हो जाती है, क्योंकि वो अकोमोडेट करके अपना एरर ओवरकम कर रहे होते हैं, कंपनसेट कर रहे होते हैं। तो आँख को अगर अकोमोडेशन हो रही है तो अकोमोडेटिव कन्वर्जेंस भी होगी, आँख अंदर चली जाएगी, बच्चा डेविएशन डेवलप करेगा। वो डेविएशन कांस्टेंट भी हो सकती है, वो डेविएशन इंटरमिटेंट भी हो सकती है। इंटरमिटेंट मतलब कभी है और कभी नहीं है, और ज़्यादातर नहीं है, लेकिन जैसे ही किसी चीज़ को फोकस करता है तो आँख डेविएट हो जाती है। और कुछ केसेस में ये होता है कि डेविएशन जब आप मेजर करते हैं तो नियर में डेविएशन, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ केसेस में नियर में डेविएशन ज़्यादा मिलती है आपको, और डिस्टेंस में डेविएशन कम मिलती है। रीज़न क्या है इसका? अकोमोडेशन ज़्यादा यूज़ होता है, और क्योंकि नियर में अकोमोडेशन ज़्यादा यूज़ होती है, तो नियर में एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा होता है और डिस्टेंस में उसके मुकाबले में कम होता है। और इसकी एक लिमिट होती है, अगर ये लिमिट क्रॉस कर जाए, जैसे अगर 10 प्रिज्म डायोप्टर का डिफरेंस है तो हम इसको नॉर्मल ACA रेशियो में रखते हैं, लेकिन अगर
मोर देन 10 प्रिज्म डायोप्टर का डिफरेंस है तो हम कहते हैं कि हाई ACA रेशियो है। और हाई ACA रेशियो को हम कंफर्म कैसे करते हैं, आप लोग पिछले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। 2 मेथड होते हैं, ग्रेडियंट और हेट्रोफोरिया। और ये जो तीसरा मेथड है ये क्लिनिकल मेथड है, जिसमें हम सिर्फ ये देखते हैं कि डेविएशन नियर और डिस्टेंस में जो डिफरेंस है वो मोर देन 10 प्रिज्म डायोप्टर है या नहीं। अगर मोर देन 10 प्रिज्म डायोप्टर है तो हम उसको हाई ACA रेशियो में रखते हैं। और अगर पेशेंट आपके पास आया है और वो पहले से ग्लासेस लगाता है और हाइपरमेट्रोपिक ग्लासेस लगाता है और आप देख रहे हैं कि विद ग्लासेस और विदाउट ग्लासेस की डेविएशन में फ़र्क है, तब यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि आपका पेशेंट अकोमोडेटिव स्क्विंट के साथ है। फर्दर फिर आप उसको साइक्लो करके, प्रॉपर साइक्लो करके मेक श्योर कि अगर ईजोट्रोपिया वाला पेशेंट आपके पास आता है और वो यंग है, लेस देन 10 ईयर का है, तो आप कभी भी क्लिनिक में बैठ के साइक्लो नहीं करवाएंगे, क्योंकि जो आप क्लिनिक में बैठ के साइक्लो करवाते हैं और जो आप घर से करवाते हैं दोनों में बहुत वाज़ेह फ़र्क है, बहुत वाज़ेह फ़र्क है। तो मैं कभी भी ईजोट्रोपिया वाले पेशेंट्स को, अगर वो बच्चा है अंडर 10 ईयर है, वहाँ बिठा के साइक्लो नहीं करती। मैं हमेशा ड्रॉप्स लिख के देती हूँ कि ये घर से डाल के लेके आए ताकि उसकी अकोमोडेशन पूरी तरह से पैरालाइज हो और हमें पता चले कि उसका रियल विजुअल स्टेटस क्या है, उसका रिफ्रैक्टिव एरर क्या है, ताकि हम प्रॉपर करेक्शन करें और उसका स्क्विंट ठीक हो जाए। इसमें अभी आ रहे हैं हम कि कौन सी करेक्शन से ठीक हो जाता है। पहले बेसिक बता दूं सारी चीज़ें, फिर हम टाइप्स के हिसाब से अलग अलग डिफ्रेंशिएट करें। ठीक है, तो स्क्विंट में रिफ्रैक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ईजोट्रोपिया नहीं, अगर एक्सोट्रोपिया भी है तो रिफ्रैक्शन इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी कि ईजोट्रोपिया में इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन पे ख़ास तवज्जो होनी चाहिए आपकी। रिफ्रैक्शन तो वैसे भी आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रिफ्रैक्शन वो नहीं जो एक रिफ्रैक्शनिस्ट करता है, रिफ्रैक्शन वो जो एक ऑप्टोमेट्रिस्ट को करनी चाहिए। मतलब उसको सारी बारीकियों के बारे में पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, प्रैक्टिकल भी आना चाहिए, सिर्फ थ्योरी नहीं प्रैक्टिकल भी आना चाहिए, आप पेशेंट को हैंडल कर सको। जैसे कि एक पेशेंट आपके पास आया, पिन होल से इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही, 6-12 तक इससे ज़्यादा नहीं हो रही, उसको कोई पैथोलॉजी भी नहीं है। वैसे तो हम ये कहते हैं ना कि पिन होल से इम्प्रूवमेंट नहीं है तो मतलब पैथोलॉजी है, कोई डिजीज़ है, लेकिन आपने उसको चेक करवा दिया, आपने उसको ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास रेफर किया, तो फिर से आपके पास आया कि इसका एंटीरियर सेगमेंट में कोई पैथोलॉजी नहीं है और पोस्टीरियर सेगमेंट में कोई पैथोलॉजी नहीं है, तो फिर आपके जहन में दूसरी चीज़ें आएंगी। कौन कौन सी आएंगी? क्या आएगा सबसे पहले? एम्ब्लायोपिया। लेकिन फिर आप एम्ब्लायोपिया का रीज़न ढूंढें, क्या वाकई पेशेंट आपका एम्ब्लायोपिया की कैटेगरी में आ रहा है, कि एम्ब्लायोपिया की कोई कॉज मौजूद है? अगर नहीं है तो फिर आप उसकी रिफ्लेक्शन को दोबारा से करें। जैसे कि इक्वल रिफ्रैक्टिव एरर है, फिर भी एक आंख में विजन कम है और एक आंख में विजन अच्छी हो रही है और स्क्विंट नहीं है, तो फिर एम्ब्लायोपिया क्यों होगा? एम्ब्लायोपिया कौन से होते हैं? स्ट्रेबिस्मिक होते हैं, एनाइसोमेट्रोपिक होते हैं। रिफ्रैक्टिव है तो दोनों आंखों में इक्वल हो, मेरीडोनल है तब भी फ़र्क होता है तो आपको विजन में फ़र्क मिलता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप फिर से अपनी रिफ्लेक्शन रिपीट करें, आप सिलेंडर के एक्सेस को चेंज करके देखें, आप स्टेनोपिक स्लिट यूज़ कर सकते हैं, फिर आप JCC यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई मीडिया ओपेसिटी है वो थोड़ी सी भी हो या पेशेंट का कर्वेचर ऑलरेडी डिस्टर्ब है तो आपको रेटिनोस्कोपी से भी सही नंबर नहीं मिलता, ऑटोरेफ से भी कोई नंबर नहीं मिलता, तो आप सब्जेक्टिव पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि केरेटोकोनस वाले केसेस होते हैं, कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी वाले केसेस होते हैं, उसमें तो आपको ऑटोरेफ भी नहीं मिलता सही तरह से, उसमें आपको रेटिनोस्कोपी भी नहीं होती क्योंकि सीजर रिफ्लेक्स मिलता है, आप सही तरह से मेजर नहीं कर पाते, आपको एक्सेस का पता नहीं चल रहा होता, आप सिर्फ एक आइडिया लेते हैं, तो उसमें आप 100% डिपेंडेंट होते हैं सब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन पे। तो ये जो टूल्स हैं ये आपको हेल्प करती हैं। तो ये होता है ऑप्टोमेट्रिस्ट जो इन सारी कंडीशंस को मैनेज कर सके। ठीक
ठीक है। और इन सारी चीज़ों के अलावा एक और चीज़ भी होती है कि हो सकता है कि पेशेंट मेलिंगरिंग कर रहा हो, नहीं बता रहा हो, लेकिन पेशेंट अगर मेलिंगरर है तो कभी भी वो एक आंख से नहीं करेगा, वो दोनों आंखों में नहीं बताएगा। या होते हैं कुछ ऐसे भी शार्प होते हैं जो अपने जहन में ये एज्यूम करके बैठे हुए होते हैं कि दोनों आंखों से नहीं बताऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा या पकड़ी जाऊंगी। ऐसे केसेस भी मिलते हैं। तो वो जितनी आपकी एक्सपर्टीज़ डेवलप हो जाती है, आपको पता चल जाता है कि उसको कोई रियल प्रॉब्लम है या वो बाकी मेलिंगरिंग कर रहा है। ये चीज़ें भी जहन में होनी चाहिए। लेकिन ये चीज़ें जहन में रखने का ये मतलब नहीं है कि आपने कोशिश ही नहीं की, मेहनत ही नहीं की और डिक्लेयर कर दिया कि पेशेंट आपका मेलिंगरिंग कर रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने सारी पॉसिबिलिटीज़ को पहले चेक करना है, जिसमें बहुत बड़ा इशू होता है सिलेंडर के एक्सेस का। कभी कभी ऑटोरेफ में जो एक्सेस आ रहा है और जो आपके रेटिनो में आपको एक्सेस मिल रहा है, पेशेंट वो एक्सेस नहीं ले रहा होता और आप उसको रोटेट करें, पेशेंट किसी और एक्सेस पे जाके सेट होता है, ठीक है, तो आप उसको वही दें। तो सब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन से कहीं ज़्यादा आप लोगों का फोकस होना चाहिए। अब तो सुना है कि रेटिनोफ्थेल्मो भी मिल गया है आपको, और आप सबके पास मिरर भी हैं, लेकिन यहाँ मिरर का सेटअप शायद नहीं है ठीक। आपने चेक करके देखा था डार्क रूम करके ऊपर रिफ्लेक्शन उस पे जो कॉर्नर वाला कैबिन है उसमें तो पेपर लगा हुआ है ना खिड़की पे, जो बिल्कुल कॉर्नर में एक कैबिन है, 3 कैबिन्स है ना उसमें, कॉर्नर वाले में खिड़की पे कोई पेपर शेपर लगा हुआ है, वो डार्क भी है, हाँ सबसे कोने वाला, उसको भी हाँ कुछ भी लगा हुआ है लेकिन कवर्ड है, उसे मैंने देखा था। तो करके देखें, वो भी अगर आप अपने घर में भी वो कर सकते हैं, अपने घर के लोगों में प्रैक्टिस करें। आपको सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए, आप रिफ्लेक्स देखें और रिफ्लेक्स आपको एक दफ़ा पहला स्टेप ट्राई किया था, नज़र आया, लाइट का इंतज़ाम किया सी, जब तक लाइट प्रॉपर नहीं होगी आपको रिफ्लेक्स नज़र नहीं आएगा। बिल्कुल अंधेरा नहीं करना ना, आपको पेशेंट के सर के ऊपर एक हैलोजन बल्ब लगानी है, तो जाके लाइट आपकी आंख में रिफ्लेक्ट, पेशेंट की आंख से आपकी आंख में रिफ्लेक्ट होगी तो आपको रिफ्लेक्स नज़र आएगा। जब तक वो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि लाइट नहीं है, लाइट होनी चाहिए, सामने नहीं, रूम में नहीं, रूम डार्क होना चाहिए और वो लाइट पेशेंट के सर के ऊपर होनी चाहिए, ताकि वो लाइट पेशेंट की आई में जाए, उसका विजुअल स्टेटस और आपका विजुअल स्टेटस मैच करे, वो लाइट आपके रेटिना तक पहुंचती है, रिफ्लेक्ट बैक होके आती है पेशेंट के रेटिना में, तो आपको वो इमेज नज़र आएगी, वरना नहीं नज़र आएगा। तो उसमें आपको सेटअप बनाना पड़ता है। और उसको ऐसे हाँ, उसको ऐसे नहीं, उसको स्ट्रेट, उसमें ये है कि वो स्पॉट रेटिनोस्कोपी है। देखो हम जो कर रहे होते हैं ना वो स्ट्रीक रेटिनोस्कोपी है। स्ट्रीक में आप स्ट्रीक को घुमा सकते हैं यूं, स्पॉट में आपको सिर्फ एक ही एंगल मिलता है, लेकिन इससे क्या होगा कि आपको रिफ्लेक्स देखना आ जाएगा, आप न्यूट्रल पॉइंट को आराम से डिटेक्ट कर सकते हो। एक दफ़ा आपने उससे अगर रेटिनोस्कोपी सीख ली तो फिर स्ट्रीक रेटिनोस्कोप आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा, फिर आप बहुत आसानी से कर लेंगे। उसको ऐसे करेंगे, यूं नहीं करेंगे, वर्टिकल नहीं करेंगे, आप उसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे सिर्फ घुमाएंगे और देखेंगे कि जो रेड रिफ्लेक्स की मूवमेंट है वो विद द स्पॉट है या अगेंस्ट द स्पॉट है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह जैसा रेटिनोस्कोपी में करते हैं, बस इसमें आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं रख सकते क्योंकि ये स्पॉट है, स्पॉट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं आएगा। सिलेंड्रिकल आपको पता चल जाएगा ऐसे कि आपने न्यूट्रल किया लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको रिफ्लेक्स थोड़ा सा विद या अगेंस्ट मिल रहा है, तो आप एग्जैक्टली उस पोजीशन पे नहीं जा सकते ना, क्योंकि आप उसको घुमा नहीं सकते। स्पॉट को कैसे घुमाएंगे, वो तो एक सर्कल है, आप उसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कर सकते हैं, आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल है, तो आपको इस पे सिलेंडर एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा, फिर उस पर आप सब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन पे आते हैं। लेकिन आप रिफ्लेक्स देखना, रिफ्लेक्स को न्यूट्रल करना बहुत अच्छे से आ जाएगा। हाँ, लेंस लगा के ही होगा, लेकिन आप चलो यहाँ पे लेंस लगा के, यहाँ लेंसेज अवेलेबल हैं, लेकिन घर में आप रिफ्लेक्स देखना तो सीख लें। पहला स्टेप तो ये है कि आपको रिफ्लेक्स पता चले कि रिफ्लेक्स विद है या ये अगेंस्ट है, वो भी बहुत मुश्किल से पता चलता है। आपको लग रहा होता है कि ये विद है, लेकिन असल में विद नहीं होता। ये तो आपको नॉर्मल केसेस में तो बड़े आराम से ब्राइट रिफ्लेक्स नज़र आ जाएगा, लेकिन जिनको वाकई रिफ्लेक्टिव एरर है उसमें आपको रिफ्लेक्स अजीब सा नज़र आएगा। तो इसको देखना, इसको डिटेक्ट करना आपका पहला स्टेप है। फिर आप सेकेंड स्टेप पे न्यूट्रल पॉइंट की तरफ जाते हो, और फिर थर्ड स्टेप आपका होता है कि आप एक्सिस फाइंड आउट करें।
इस तरह आप स्टेप वाइज चलेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। अगर सारी चीज़ों को मिक्स करके करने की कोशिश करेंगी तो आपको एक चीज़ भी नहीं आएगी, वो सारा मिक्सअप हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि अच्छी तरह से कमांड लो। एक दो केसेस से नहीं आएगी कमांड, आप अच्छी तरह से कमांड लें, मैक्सिमम केसेस देखिए कि हाँ ये विद मूवमेंट है और ये अगेंस्ट मूवमेंट है। इसमें भी टाइम लगता है, काफ़ी टाइम लगता है। तो आपने वो एक दफ़ा देख लिया, आपको कमांड होगी कि आप इजीली आप डिटेक्ट कर सकती हैं कि ये विद मूवमेंट है और ये अगेंस्ट मूवमेंट है, या यहाँ कोई मूवमेंट नहीं है, ये रिफ्लेक्स फिक्स्ड है, न्यूट्रल है। ठीक है, तो आप को ये देखना एक दफ़ा आ जाए, फिर न्यूट्रल पॉइंट निकालना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। मिरर वाली साइड होती है वो पेशेंट की तरफ या हमारी? प्लेन मिरर वाली साइड पेशेंट की साइड होती है। आप जो होल है ना उस होल में से देखते हैं, मिरर वाली साइड जाएगी तो फिर वो लाइट रिफ्लेक्ट होके आएगी ना आपके रेटिना में। मिरर का काम क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप लोग फिजिकल ऑप्टिक्स पढ़ चुके हैं, मिरर का काम क्या है? मिरर में रिफ्लेक्शन होती है, तो मिरर ही तो रिफ्लेक्ट करके आपके रेटिना तक इमेज को पहुंचाएगी। ठीक है, तो मिरर हमेशा पेशेंट साइड पे हो। और ऐसे कर सकते हैं कि फोन की लाइट हो ऊपर से ऐसे करके देख लो, लेकिन फ़ोन की लाइट इतनी काफ़ी नहीं होती मेरे ख्याल में। करके देख लो, ट्राई करके देख लो, हो सकता है हो जाए। टॉर्च होती है। मकसद ये है कि सिर्फ एक लिमिटेड लाइट, वाइट लाइट ना हो, क्योंकि वाइट लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके जो लक्स है ना वो बहुत हाई हैं, तो वो आपकी ब्लीचिंग कर देते हैं रेटिना में। आपको भी नज़र नहीं आएगा, पेशेंट भी कंफर्टेबल नहीं होगा। तो येलो लाइट बेटर लाइट है। येलो लाइट अगर आपके पास फ़ोन में येलो लाइट है, जो कि मेरे ख्याल में नहीं है, वाइट लाइट ही है। और अगर येलो लाइट भी किसी के फ़ोन में है, मैंने देखा है कि उसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो येलो लाइट हो तो बेहतर है। जैसे पेन टॉर्च मिलते हैं पुराने, उनमें येलो लाइट है, वो ट्राई करके देख लें, लेकिन वो इतना स्पॉट है, थोड़ा सा बड़ा स्पॉट होना चाहिए। मैंने आपको बताया था मैंने क्या किया था। मैंने वो जो बच्चों के दूध का डब्बा नहीं होता, खाली डब्बा, उसमें होल करके वो हेलोजन बल्ब डाला था, और फिर मैंने पेशेंट, जहाँ कुर्सी थी पेशेंट की, ऐसे ही रूम में एक क्लिनिक बना लिया था, तो उसके ऊपर लटका दिया था वो डब्बा, और यूं वो पेशेंट के हेड के ऊपर था। मैं बहुत आराम से कर लेती थी, आराम से मुझे रिफ्लेक्स नज़र आता था और मैं आराम से कर लेती थी। तो ये करके देखें, ये नहीं, टॉर्च का भी करके देख लें, पेन टॉर्च का करके देख लें, हो सकता है उससे भी हो जाए। अगर उससे हो जाएगा तो फिर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आराम से हो जाएगा। ऑरेंज बल्ब होता था, ऑरेंज वाली, बल्ब होता है ऑरेंज। हाँ हेलोजन बल्ब है ना, वो येलो है, हेलोजन बल्ब है। पुराने जो होते थे, अब तो सारा सेवर आ गया, ये सारे लक्स आ गए हैं। अभी भी मिलते होंगे, डेफिनेटली मिलते होंगे, कहीं ना कहीं तो मिल जाएंगे। वो जो पुराना वाला एडिसन जैसा बल्ब नहीं होता जो एडिसन ने इन्वेंट किया हुआ, ठीक है। प्रॉब्लम हो रही है, जाएं। ठीक है, तो बैक टू द टॉपिक। हम कहाँ थे? कॉमोडेटिव ईसोट्रोपिया पे थे। तो रिफ्रैक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है स्क्विंट असेसमेंट में, और आपने रिफ्रैक्शन करनी है, साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन करनी है अगर आपका पेशेंट ईसोट्रोपिया है। और साइक्लोप्लेजिक कैसे करनी है? कम से कम 1 डे बिफोर। ठीक है, कुछ बुक्स में है 3 दिन का करते हैं, लेकिन वो हम एट्रोपिन करते हैं, और एट्रोपिन की भी ज़रूरत हमें कभी कभी पड़ती है अगर हमें भी फील हो रहा है कि साइक्लोजेल से या साइक्लोपेन से भी प्रॉपर साइक्लोप्लेजिया नहीं हो रहा, तो फिर हम एट्रोपिन की तरफ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं कि ये तो चीज़ें हमने वैसे ही कर ली जैसे हमारे स्क्विंट का करते हैं। ठीक है, अब क्या फ़र्क है कंप्लीट, पार्शियल और नॉन रिफ्रैक्टिव में? ठीक है, तो कंप्लीट अकोमोडेटिव ईसोट्रोपिया का मतलब है कि वो ईसोट्रोपिया है जैसे ही हम ग्लासेस की करेक्शन लगाएंगे, जो प्रॉपर नंबर हमने निकाला है, फिर मैं कहूँगी कि मेक श्योर कि आपने नंबर प्रॉपर निकाला है। ठीक है, आपने प्रॉपर साइक्लोप्लेजिया किया है और बिल्कुल सही ऑथेंटिक वाला नंबर निकाला है, तो जैसे ही आप वो पेशेंट को लगाएंगी, पेशेंट की आंख स्ट्रेट हो जाएगी। पेशेंट की आंख स्ट्रेट हो जाएगी अगर वो दोनों आंखों में इक्वल विजन के साथ है। तो अक्सर ऐसा होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अकोमोडेटिव ईसोट्रोपिया मेजॉरिटी ऑफ केसेस में एक आंख में होते हैं। अगर पेशेंट काफ़ी अरसे तक अनकरेक्टेड रहा है और वो एक आंख डिविएट रही है, तो इसमें एम्ब्लायोपिया भी मिलता है इसमें आपको एम्ब्लायोपिया भी मिलता है। तो जैसे ही आपने रिफ्रैक्टिव करेक्शन लगाई
आँख बेहतर हो गई लेकिन एक आँख में स्टिल डेविएशन है, पहले से तो बेहतर है लेकिन स्टिल डेविएशन है। फिर आप विजन की तरफ आएंगी तो उस आँख में आपको विजन भी कम मिलेगी, जिसमें आपने फंडोस्कोपी सारी की हुई है तो आप उसको डिक्लेयर कर देते हो कि ये अकोमोडेटिव ईज़ोट्रोपिया तो है लेकिन इसमें एम्बलायोपिया भी है। ठीक है, तो अब आप फिर मैनेजमेंट में हम डिस्कस करते हैं कि हम एम्बलायोपिया को कैसे ट्रीट करेंगे। ठीक है, वरना कंप्लीट अकोमोडेटिव में ये होता है कि जैसे ही आपने रिफ्रैक्टिव एरर लगाया आँख स्ट्रेट हो गई, मतलब 100% ऑर्थोफोरिक हो जाता है पेशेंट विद ग्लासेस, उसको कहते हैं कंप्लीट अकोमोडेटिव ईज़ोट्रोपिया। ठीक है, और अगर आपने पेशेंट की करेक्शन कर दी है रिफ्रैक्टिव, स्क्विंट इम्प्रूव हुआ है, विजन 6/6 है लेकिन स्टिल डेविएशन है, पहले से तो कम हो गई है, मतलब पहले 55 की डेविएशन थी तो विद ग्लासेस पर 25-30 की डेविएशन है लेकिन है, और विजन दोनों आंखों में इक्वल है, 6/6 है, तो उसको हम कहते हैं पार्शियल अकोमोडेटिव ईज़ोट्रोपिया। पार्शियल अकोमोडेटिव ईज़ोट्रोपिया। अगर पेशेंट ग्लासेस के साथ इम्प्रूव करता है, उसका स्क्विंट इम्प्रूव करता है लेकिन कम्प्लीटली कवर नहीं हो रहा, स्टिल रेजिडुअल डेविएशन है, पहले से डेविएशन कम हो गई है लेकिन अभी भी है, और विजन दोनों आंखों में इक्वल है, 6/6 है, नॉर्मल है, तो वो स्क्विंट कहलाता है पार्शियल अकोमोडेटिव ईज़ोट्रोपिया। मतलब वो करेक्ट तो हुआ है लेकिन पार्शियली हुआ है, कम्प्लीटली नहीं हुआ है, इसलिए हम उसको कहते हैं पार्शियल अकोमोडेटिव ईज़ोट्रोपिया। ये दोनों हैं रिफ्रैक्टिव अकोमोडेटिव ईज़ोट्रोपिया के टाइप्स, और इसमें आपको नॉर्मल ACA रेशियो मिलता है। ठीक है, तीसरी जो टाइप है वो है नॉन रिफ्रैक्टिव अकोमोडेटिव ईज़ोट्रोपिया, जिसका वो नाम से पता चल रहा है नॉन रिफ्रैक्टिव अकोमोडेटिव। इसका मतलब है कि उसमें रिफ्रैक्शन कोई ख़ास नहीं होगी, चश्मे का नंबर कोई इतना ज़्यादा नहीं होगा, होगा या तो नहीं होगा, होगा भी तो बहुत कम होगा, 1 है, 1.5 है या 2 है, लेकिन स्क्विंट उसका नियर में बहुत ज़्यादा है, डिस्टेंस में भी है लेकिन नियर के मुकाबले में कम है। तो वो होते हैं हाई ACA रेशियो, जिनको जो कि अकोमोडेशन एक्सिस की वजह से नहीं होते बल्कि कन्वर्जेंस एक्सिस की वजह से होते हैं। फिर हम उन केसेस को कहते हैं कन्वर्जेंस एक्सिस वाले केसेस है ये, जिनमें कन्वर्जेंस ज़्यादा होती है तो आँख डेविएट कर जाती है, नियर में ज़्यादा है क्योंकि कन्वर्जेंस इज़ अ फिनोमेना ऑफ नियर। ठीक है, तो नियर में आपको डिविएशन बहुत ज़्यादा मिलती है लेकिन डिस्टेंस में उसके मुकाबले में कम मिलती है, वो हाई ACA रेशियो होता है, चाहे आप उसको कोई मेथड यूज़ करके मेजर करें या फिर आप क्लिनिकली ले लें। अक्सर ऐसा होता है कि नियर में 25 की डेविएशन है और डिस्टेंस में 10 की डेविएशन है, और रिफ्रैक्टिव एरर कोई इतना ज़्यादा नहीं है, आपने ग्लासेस लगा भी लिए हैं तब भी वो इसी तरह है, तो वो कहलाते हैं नॉन रिफ्रैक्टिव अकोमोडेटिव ईज़ोट्रोपिया। एक तो वो होता है ना जिसमें रिफ्रैक्टिव एरर नहीं है लेकिन फिर भी ईज़ोट्रोपिया है, जैसे कि इन्फेंटाइल है, रिफ्रैक्टिव एरर 2.5 है, आपने लगा भी लिया, या 4 है या 5 है, आपने लगा भी लिया लेकिन स्टिल डेविएशन है, और वो नियर डिस्टेंस में फ़र्क हमेशा रहता है लेकिन 5 प्रिज्म का 5 to 10 प्रिज्म का, इससे ज़्यादा नहीं, तो वो तो नॉर्मल ईज़ोट्रोपिया। ऐसा नहीं है कि आप उसको भी नॉन रिफ्रैक्टिव अकोमोडेटिव में रख लें। नॉन रिफ्रैक्टिव अकोमोडेटिव वो होते हैं जिनमें नियर में डेविएशन बहुत बढ़ जाती है और वेरिएबल होती है और डिस्टेंस में बहुत कम हो जाती है, और अक्सर व बेशतर डिस्टेंस में आके स्ट्रेट है और नियर में एकदम से डेविएट कर जाती है, तो वो होते हैं नॉन रिफ्रैक्टिव अकोमोडेटिव ईज़ोट्रोपिया।
ठीक है। ये थी टाइप्स। अब इस यहाँ तक किसी को कोई बात समझ में नहीं आ रही है मुझे बता दें, तब ताकि हम असेसमेंट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और हम मैनेजमेंट की तरफ आते हैं। डिस्टेंस में डेविएशन कम मिलेगी और नियर में डेविएशन बहुत ज़्यादा होगी। जैसे मैं मिसाल दे दूं कि नियर में 35 है और डिस्टेंस में 15 है, 20 है, और जब आपने उसका रिफ्लेक्टिव एरर लगाया जो कि 1 है, 1.5 है, 2 है, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, स्टिल नियर में डेविएशन ज़्यादा है और डिस्टेंस में कम है। तो वो कन्वर्जेंस एक्सिस वाले केसेस होते हैं जिनको नॉर्मली हम कहते हैं कन्वर्जेंस एक्सिस। वो होता है नॉन रिफ्रैक्टिव अकोमोडेटिव ईज़ोट्रोपिया, और अक्सर ये उन पेशेंट्स में ज़्यादा मिलता है आपको जो ज़्यादा सिस्टम पे काम करते हैं, ऑफिस वर्कर होते हैं। जैसे कि एक ऑफिस वर्कर है और 12 घंटे कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रहा है, तो वो कन्वर्जेंस एक्सिस डेवलप कर लेगा। तो उसका रिफ्रैक्टिव एरर तो कोई इतना सिग्निफिकेंस नहीं होगा, लेकिन उसको ईज़ोट्रोपिया नियर में बहुत बढ़ जाएगा। और चूंकि वो एडल्ट है तो पहली कंप्लेन आपके पास क्या लेके आएगा, डिप्लोपिया की, कि डिप्लोपिया हो रहा है, डबल विजन हो रही है। जैसे नियर देखता हूँ तो डबल विजन हो जाती है, डिस्टेंस में नहीं, क्योंकि डिस्टेंस में और तो फोरिक होता है, नियर में कन्वर्जेंस एक्सिस की वजह से वो डिप्लोपिया ईज़ोट्रोपिया डेवलप करता है और डिप्लोपिया डेवलप करता है। क्योंकि जैसे ही बायनोकुलर सिंगल विजन ब्रेक होती है पेशेंट को डिप्लोपिया होता है। हेडेक तो वो इनिशियल कंप्लेन है ना, हम बात कर रहे हैं ईज़ोट्रोपिया की। ईज़ोट्रोपिया में हेडेक से बहुत आगे की बात है। शुरू में तो डेफिनेटली उसको एस्टेनोपिया होगा, अगर एस्टेनोपिया पे वो ट्रीटमेंट करवा लेगा तो फिर तो ईज़ोट्रोपिया में जाएगा ही नहीं। हेडेक, वाटरिंग, स्ट्रेन, ये एस्टेनोपिया है। ठीक है, मैनेजमेंट की तरफ आए। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या है आप मुझे बताएं। अकोमोडेटिव ईज़ोट्रोपिया की मैनेजमेंट में पहला स्टेप क्या होना चाहिए, करेक्ट करना, मतलब ग्लासेस। मैनेजमेंट में या ट्रीटमेंट में सबसे पहला ऑप्शन है कि हम पेशेंट को ग्लासेस दें, उसमें भी सबसे पहले विजिट में ग्लासेस दें। जो आप सेकेंड विजिट में चेक करेंगे ना कि स्टिल कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेप में हमेशा उनको ग्लासेस देंगे। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे कि अगर कोई एम्ब्लायोपिया है तो उसको ट्रीट करेंगे। पहले आप ग्लासेस देंगे। अगर आपका पेशेंट पहली दफ़ा चश्मा लगा रहा है और आपको पता है कि एक आंख में विजन कम है, आप तब भी दोनों चीज़ें साथ में ही बताएंगे। आप पेशेंट को टाइम देंगे मिनिमम 2 महीने का, ताकि पहले वो ग्लासेस को अडॉप्ट कर ले। 1 महीना तो उसको ग्लासेस को अडॉप्ट करने में लगेगा। फिर 1 महीने में जब वो ग्लासेस से देखेगा तो हम देखते हैं कि स्पॉन्टेनियस रिकवरी कितनी हो रही है। अक्सर ऐसा होता है कि जो एम्ब्लायोपिक आई है वो सिर्फ ग्लासेस लगाने से ही रिकवर कर जाती है। तो हम टाइम देते हैं 2 से 3 महीने का, फिर पेशेंट को बुलाते हैं और देखते हैं कि अब विजन कितनी है। अगर स्टिल एक आंख एम्ब्लायोपिक है, तो पहले से तो इम्प्रूव किया है उसने, जैसे कि 636 से वो 618 तक आ गया है, लेकिन स्टिल 4 लाइनें कम हैं, वो एम्ब्लायोपिक है, तो आप एम्ब्लायोपिक थेरेपी करेंगे। ठीक है, एम्ब्लायोपिक थेरेपी कितनी टाइप्स की होंगी एक अलग क्लास में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यूजुअली जो हम सबसे इफ़ेक्टिव, सबसे ऑथेंटिक मेथड वो पैचिंग थेरेपीज़ हैं। हम पैचिंग थेरेपीज़ बता देते हैं अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू विजन। ठीक है, तो मैनेजमेंट में सेकेंड स्टेप ये है कि अगर एम्ब्लायोपिक है आपका पेशेंट तो एम्ब्लायोपिया को ट्रीट करें। और थर्ड ऑप्शन में है बाइफोकल ग्लासेस।
थर्ड ऑप्शन में है बाइफोकल ग्लासेस, और बाइफोकल ग्लासेस आप देते हैं नॉन रिफ्रैक्टिव अकोमोडेटिव ईज़ोट्रोपिया में। पेशेंट को पहले आपने ग्लासेस दिए, पेशेंट आपके पास वापस आया 2 महीने बाद जो आपने फॉलोअप विजिट पे बुलाया है, तो स्टिल उसकी नियर की डेविएशन बहुत ज़्यादा है, उस चश्मे से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। डिस्टेंस में वो ऑर्थोफोरिक है, डिस्टेंस में उसकी डेविएशन मिनिमम है, लेकिन नियर में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो फिर आप एडिशन के साथ ग्लासेस देते हैं। और यूजुअली वो एडिशन होती है +3 की। यूजुअली जो एडिशन होती है वो +3 की होती है। हम +3 लगा के देखते हैं कि नियर में डेविएशन कम हो रही है या नहीं। जैसे ही हम +3 लगाते हैं तो नियर में डेविएशन मिनिमाइज हो जाती है, बिल्कुल डिस्टेंस के बराबर आ जाती है, या दोनों में थोड़ा बहुत फ़र्क है, लेकिन यूजुअली डिस्टेंस के बराबर आ जाती है। और अक्सर व बेशतर ऑर्थोफोरिक भी हो जाता है पेशेंट नियर में विद एडिशन। तो ऐसे में हम बाइफोकल ग्लासेस देते हैं, ठीक है, बाइफोकल, लेकिन बाइफोकल नॉर्मल वाले बाइफोकल नहीं होते, यहाँ हम देते हैं एग्जीक्यूटिव बाइफोकल्स। एग्जीक्यूटिव बाइफोकल्स, एग्जीक्यूटिव बाइफोकल्स कौन से लेंसेज होते हैं? जैसे कि आपके ग्लासेस का लेंस है, उसको बिल्कुल ऑफ करके देते हैं, बिल्कुल ऑफ करके, यूँ डी शेप सी शेप जो नॉर्मल बाइफोकल्स हैं वो नहीं देते। एग्जीक्यूटिव बाइफोकल कौन सा होता है? जिसमें चश्मे का बिल्कुल आधा हिस्सा डिस्टेंस का, ऊपर का पोर्शन डिस्टेंस का होता है और नीचे का पोर्शन नियर का होता है। तो आप एग्जीक्यूटिव बाइफोकल उसको देते हैं और फिर उसको फॉलोअप विजिट पे रखते हैं कि वो ऑर्थोफोरिक हो रहा है या नहीं। या तो वो ग्लासेस लगा के यूजुअली ऑर्थोफोरिक हो जाते हैं और फिर आप उसको बहुत अरसा गुजर जाते हैं, फिर डिवीजन आहिस्ता आहिस्ता खुद ही कम होने लगती है, बच्चा बड़ा होने लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि रेजिडुअल डेविएशन फिर भी इतनी रहती है कि हम एक मसल की सर्जरी भी कर देते हैं, लेकिन ऐसा रेयर होता है नॉन रिफ्रैक्टिव अकोमोडेटिव ईज़ोट्रोपिया, ठीक है। और लास्ट जो स्टेप है हमारे पास वो हमेशा सर्जरी है। सर्जरी हम किन केसेस में करते हैं? हम कंप्लीट अकोमोडेटिव ईज़ोट्रोपिया की सर्जरी करेंगे? नहीं करेंगे। हम कभी भी कंप्लीट अकोमोडेटिव ईज़ोट्रोपिया की सर्जरी नहीं करेंगे, क्योंकि कंप्लीट अकोमोडेटिव ईज़ोट्रोपिया वाले पेशेंट ग्लासेस के साथ 100% ऑर्थोफोरिक हैं। और वही पेशेंट आपके पास अक्सर कंप्लेन लेके आते हैं कि जैसे ही ये चश्मा हटाते हैं आँख टेढ़ी हो जाती है। तो फिर आप उसको समझाओ कि चश्मा हटाएगा तो होगा, क्योंकि चश्मा नहीं लगाएगा तो आँख इस्तेमाल करेगा, क्योंकि देखना तो उसको है, वो देखे बगैर तो नहीं रह सकता ना। फिर अपनी आई को यूज़ करेगा, अकोमोडेट करेगा, आँख स्क्विंट हो जाएगी। और वही हाइपरमेट्रोपिक रिफ्रैक्टिव एरर, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है एरर कम होता जाता है और स्क्विंट अपने आप ठीक होता जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा 18 ईयर्स का हो गया है, 19 ईयर का हो गया है, रिफ्रैक्टिव एरर उसका कम होते होते 2-3 पे पहुंच गया है, लेकिन स्टिल वो ग्लासेस हटाता है तो आँख स्क्विंट होती है, ग्लासेस लगाता है तो सीधी हो जाती है। अब इसके बाद तो नंबर कम होने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट में अगर पेशेंट अफोर्डिंग है तो हम उसको सजेस्ट करते हैं कि वो लेसिक करवा लें, क्योंकि अगर वो लेसिक करवा लेते हैं तो फिर ग्लासेस के नंबर हट जाते हैं और आँख स्ट्रेट हो जाती है, दोनों चीज़ें ठीक हो जाती हैं। स्पेशली लड़कियों के लिए ये मसले होते हैं ना, कॉस्मेटिक वाले इश्यूज़ होते हैं, तो इस तरह उसकी आँख भी स्ट्रेट हो जाती है और चश्मा भी हट जाता है। और अक्सर और बेशतर पेशेंट का एरर 1-1.5 रह जाता है, जो कि ग्लासेस के बाद भी मैंने जितने केसेस देखे हैं, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ये होता है कि जब पेशेंट चश्मा मुस्तकिल लगा के रखता है तो अक्सर ग्लासेस के बगैर भी आँख स्ट्रेट रहती है, ना सिर्फ ग्लासेस के साथ स्ट्रेट रहती है बल्कि ग्लासेस के बगैर भी स्ट्रेट रहती है। ग्रेजुअली नंबर को जैसे जैसे नंबर कम होता है हम कम करके ख़त्म कर देते हैं और आँख स्ट्रेट हो जाती है। ये कंप्लीट अकोमोडेटिव वाले होते हैं। नहीं 18 के बाद तो नंबर नहीं बढ़ता ना। नहीं, वो लेसिक, देखिए लेसिक आजकल जो है ना, लेसिक बेसिकली एक बहुत एक्सपेंसिव प्रोसीजर है। अगर मशीन जितनी एडवांस आ रही है उसके चार्जेस उतने ज़्यादा हैं। जैसे कि फेमेटो है, फेमेटो लेसिक आजकल 2.5 से 3 लाख में हो रहा है, वही लेसिक लोग 25,000 में करवा रहे हैं। तो वो जो पुरानी मशीन होती है जो कि एक्सपायर है, लोग उससे जाके करवा लेते हैं, तो उस पर नंबर पे रिकरेंस हो जाती है, या मेजरमेंट सही नहीं लिए, या 18 से पहले किया, या आपने ये चेक नहीं किया कि उसकी आँख की ग्रोथ अभी हो रही है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी ग्रोथ 20 तक भी होती है, नंबर 25 तक भी बढ़ता है। तो जब तक नंबर स्टेबल नहीं हो जाता आप लेसिक का डिसीजन नहीं लेते।
तो ये तो डिपेंड करता है प्रोसीजर पे कि कौन सा प्रोसीजर हो रहा है और करने वाला कितना एक्सपर्ट है, उसने कैसे किया। उसे इसमें एक्सपर्टीज़ डॉक्टर की नहीं होती हैं, सारी एक्सपर्टीज़ मशीन की होती है। लेकिन प्री ऑपरेटिव जो वर्कअप है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आप ये देखें पहले कि आपका पेशेंट स्टेबल हुआ है या नहीं, उसका रेटिना हेल्दी है या नहीं, उसकी ग्रोथ हो रही है या नहीं। तो ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, कॉर्नियल थिकनेस कितनी है, क्या कॉर्नियल थिकनेस इतनी है कि हम लेसिक करें और उसको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ देखते हैं, एंटीरियर थिकनेस। सिर्फ एंटीरियर थिकनेस इंपॉर्टेंट नहीं होती बल्कि पोस्टीरियर थिकनेस इंपॉर्टेंट होती है। अगर उसका इंटीरियर थिकनेस इतना है कि 550 है, 560 है और आपने लेसिक कर दिया, लेकिन पोस्टीरियर थिकनेस उसकी 300 है, कुछ सालों बाद पेशेंट केरेटोकोनस भी डेवलप कर लेता है। तो लेसिक के लिए प्री लेसिक वर्कअप बहुत ज़रूरी है, जो कि इतनी अच्छी होती नहीं है। बस लोगों का ये होता है चश्मा हटा दिया गया और कुछ अर्से बाद वो दोबारा बैठे हुए होते हैं कि दोबारा रिकरेंस हो गई। वरना अगर प्रॉपर वर्कअप किया हो ना तो ऐसा नहीं है कि रिकरेंस के चांसेस नहीं हैं, लेकिन बहुत मिनिमम 5 to 10%। वैसे भी चश्मा इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। सर्जरी कोई भी हो, लेसिक हो, क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन हो या कॉन्टैक्ट लेंसेज हो, उन सब के नुकसान आते हैं, सबके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। लेसिक के भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। सबसे जो बेस्ट है वो ग्लासेस है। लेकिन जैसे कि ग्लासेस किसी के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, जैसे हमने ये वाले केसेस डिस्कस किए कॉमोडेटिव वाले, अब वो चश्मा नहीं लगाता तो आँख टेढ़ी हो जाती है। तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा माशरा ऐसा है कि वो तो फिर लड़की का बहुत बड़ा गुनाह बन जाता है ना, क्योंकि आँख टेढ़ी हो रही है और एक ऐप बन जाता है। तो ऐसे केसेस में मजबूरी है, आप कर लेते हैं। ऐसे केसेस जिसमें पेशेंट आपका 10 का मायोप है, अच्छा मैक्सिमम लेसिक में जो नंबर सेफली निकलते हैं ना वो 7 से 8 तक निकलते हैं। इससे ज़्यादा नंबर अगर आप निकालते हैं तो फिर आप कॉर्निया को रिस्क में डाल रहे हैं। हाँ, कुछ लोगों की थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है, इंटीरियर पोस्टीरियर दोनों, तो उसमें आप चांस ले सकते हैं कि आप 10 तक भी निकाल लें। अदरवाइज 7-8 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं, सिलेंडर को इंक्लूड करके, सिलेंडर को अलग करके नहीं, सिलेंडर को इंक्लूड करके। तो ऐसे में अगर पेशेंट का चश्मा नहीं है तो वो हैंडीकैप है, उसको कुछ नहीं नज़र आ रहा, तो ऐसे में वो लेसिक करवा ले ताकि उसकी नंबर कम हो जाएं और उसकी ज़िंदगी आसान हो जाए। तो हर चीज़ की इंडिकेशन बनती है ना कि कब वो इंडिकेटेड है और कब वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो ये चीज़ें होती हैं। बाकी साइड इफ़ेक्ट तो सबके हैं। एक होती है मजबूरी, एक होता है शौक। तो अगर आप मजबूरी में करवा रहे हो तो ठीक है, आप कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। शौक में करवाने से बेहतर है कि ना करवाएं। आजकल तो सेफ़ है बहुत, लेकिन फिर भी सर्जरी है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। साइड इफ़ेक्ट सबके होते हैं, सारी सर्जरीज़ की होती है। चश्मे के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, सिर्फ चश्मा लगाओ, नहीं करवाना। ठीक है, तो मैनेजमेंट में लास्ट ऑप्शन, लास्ट स्टेप है सर्जरी। सर्जरी पार्शियल अकोमोडेटिव ईज़ोट्रोपिया में करते हैं, कंप्लीट में नहीं करते। पार्शियल अकोमोडेटिव ईज़ोट्रोपिया में जितना स्क्विंट ग्लासेस से करेक्ट हो रहा है उसको नहीं छेड़ते, और जितना रेजिडुअल है, जितना रहता है, उसके लिए सर्जरी करते हैं। ठीक है, और नॉन रिफ्रैक्टिव में भी ऑप्शनल है किसी किसी केस में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने बाइफोकल दे दी, अब बेसिक डेविएशन आ गई है आपके पास। बेसिक डेविएशन कौन सी डेविएशन होती है? जो नियर और डिस्टेंस में सेम हो, मतलब 20 डिस्टेंस में था, 45 नियर में था, लेकिन बाइफोकल के बाद आप उसका 20 डिस्टेंस में और 20 नियर में, तो आप 20 के लिए सर्जरी कर सकते हैं, बाकी को छोड़ के। नहीं, शुरू में होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सेटल होगा। वैसे भी ओवर कन्वर्ज करते हैं, उसको ज़्यादा अकोमोडेशन नियर में चाहिए ना, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। बाकी एडजस्ट करने में तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम हाइपरमेट्रोपिक पेशेंट्स को होती है, और जितना बच्चा बड़ा हो जाए उतना मुश्किल है उसको ग्लासेस लगाना। जितना बच्चा छोटा है उतना नंबर लगाना आसान है, क्योंकि ईजिली एडॉप्ट कर लेगा, क्योंकि ब्रेन डेवलप नहीं हुआ होता है, BSV डेवलप नहीं हुई भी होती, तो अब आराम से वो एडॉप्ट कर लेता है 7 ईयर के अंदर। लेकिन 7+ वाला बच्चा मुश्किल से एडॉप्ट करता है, और अगर वही 13-14 साल का हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है आपको ग्लासेस देना और समझाना। लेकिन आप फिर भी समझाते हैं, करते हैं, और अक्सर लोग समझ भी जाते हैं और करते हैं, और उनको कुछ 1 महीना
कोई 1 हफ्ते में एडजस्ट कर लेता है, कोई 2 हफ्ते में एडजस्ट कर लेता है, कोई हार्डली महीने में एडजस्ट कर लेता है। इससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती अगर वो रेगुलर लगा रहा है तो। लेकिन अगर वो लगा ही नहीं रहा, उसने जैसे ही लगाया उसको धुंधला नजर आया और उसने हटा दिया, फिर 10 मिनट के बाद 5 मिनट के लिए लगाया, फिर ये वाले पेशेंट तो कभी भी एडजस्ट नहीं कर सकेंगे ना। तो ये आप उनकी काउंसलिंग करेंगे ऐसी कि आप उनको बता दो कि आपकी ट्रीटमेंट यही है, इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन आपका है ही नहीं। वो लगा लेते हैं क्योंकि इलाज तो सब नहीं करवाना है ना। हाँ, ऐसे में हैं, ऐसे लोग भी हैं जो नॉन सीरियस होते हैं, जो नहीं लेते, तो अपना नुकसान करते हैं। नियर में डेविएट कर रहे होते हैं, वो डिस्टेंस में भी डेविएट कर रहे होते हैं, उनमें वो बहुत फीचर्स हैं। जैसे मैंने पढ़ाया आपको, क्रॉस फिक्सेशन है, इंफीरियर ऑब्लिक ओवर एक्शन है, डीवीडी है, लार्ज एंगल है, और इसमें नहीं है। अकोमोडेटिव में ये चीज़ें नहीं है। अकोमोडेटिव आपको यूजुअली एक आंख में मिलता है और अकोमोडेटिव में आपको वेरिएबल एंगल मिल रहा है। बाकी रिफ्लेक्शन के बाद जब आप सेकंड फॉलोअप पे आते हो तो उस पर भी क्लियर हो जाता है कि अकोमोडेटिव है या नहीं है। क्योंकि अगर अकोमोडेटिव है तो ग्लासेस से फ़र्क पड़ेगा, अगर नहीं है तो नहीं पड़ेगा। और अगर नॉन रिफ्लेक्टिव है तब भी नियर में डेविएशन बहुत बढ़ जाएगी, डिस्टेंस पे कम हो जाएगा। इन्फेंटाइल में भी फ़र्क होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। इन्फेंटाइल में फ़र्क मिलता है आपको 5 to 7 प्रिज्म का या मैक्सिमम 10 प्रिज्म का, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो 10 तक का तो नॉर्मल डिफरेंस है ना। मोर देन 10, मोर देन 15 का जो डिफरेंस होता है वो होता है हाई ACA रेशियो। ठीक है, तो यहाँ कंप्लीट होता है अकोमोडेटिव ईज़ोट्रोपिया। इसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये भी हो सकता है कि एंगल ऑफ डेविएशन 35 हो और ये भी हो सकता है कि 55 हो, 70 हो। इसमें भी कभी कभी लार्ज एंगल मिलते हैं आपको। इन्फेंटाइल में ज़रूरी नहीं है कि इंफीरियर ऑब्लिक ओवर एक्शन हो, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस में मिलता है इंफीरियर ऑब्लिक ओवर एक्शन। कुछ केसेस में इंफीरियर ऑब्लिक ओवर एक्शन मिलता है, कुछ केसेस में डीवीडी मिलता है और कुछ केसेस में दोनों चीज़ें होती हैं, लेकिन क्रॉस फिक्सेशन होगा उसमें। इंफीरियर ऑब्लिक और डीवीडी में एक ही चीज़ हो रही है, उसमें भी ऊपर से नीचे आ रही होती है। उसमें दोनों आंखें ऊपर से नीचे आ रही होती है। इंफीरियर ऑब्लिक में एक आंख ऊपर से नीचे आती है, दूसरी नीचे से ऊपर जाती है। उसमें करेस्पॉन्डिंग हाइपोडेविएशन दूसरी आंख में मिलती है आपको। डीवीडी में ऐसा नहीं होता, डीवीडी में दोनों आंखें ऊपर से आ रही हैं। और डीवीडी में जो फोरिया हो रही है, अब फोरिया है, अंडर द कवर आंख ऊपर होती है, जैसे ही आप कवर हटाते हो वो नीचे आ जाती है। इसमें मैं ज़्यादा डीप नहीं गई हूँ, जो चीज़ें बहुत ज़रूरी थी, जो बहुत सिंपल करके बता सकती